नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। एक बार फिर दोबारा से हम ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो अफसरशाही और जनता के बीच कहीं कि जो गैप बना हुआ है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम ढूंढ लेते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो। और आईएएस आईपीएस का अक्सर हम इंटरव्यू करते हैं, लेकिन वहीं जाते हैं जहाँ कुछ सच्चाई होता है, कुछ दम होता है, तो कुछ जनता की सुनते हैं। आज ऐसे ही एक शख्सियत मेरे साथ उपस्थित हैं, जिला महेंद्रगढ़ उपायुक्त हैं जेके अभीर। तो ये भी जानेंगे जेके अभीर और इनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी डॉक्टर हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कई विषयों पे, क्योंकि आजकल जनता त्रस्त है, अफसरशाही कहीं न कहीं गैप बनता जा रहा है। तो नॉर्मल आदमी जब भी कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनता नहीं है। अगर कुछ मैसेज देना चाहे तो मैसेज जाता नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, आपके भारत के लोगों तक यहाँ तक अच्छी बातें पहुँचाएँ, ताकि कुछ अफसर अगर 10% भी संभल सकें, जनता का गैप मिटा सकें, इनको देख के तो हम समझेंगे हमारी खबर बनाने का उद्देश्य सफल हो गया है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, थैंक यू लांबा जी। मैम आपका भी स्वागत है। थैंक यू लंबा जी, थैंक यू सर। डॉक्टर ज्योति आभीर। डॉक्टर ज्योति अभीर, तो इनके दो पुत्र हैं, वो अपनी अपनी जगह सेट हैं। महेंद्रगढ़ से उपायुक्त हैं जेके अभीर और डॉक्टर ज्योति अभीर। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कहाँ से आते हैं आप और जेके अभीर का मतलब क्या है? मेरा ज़िला रेवाड़ी है और मेरे माता पिता गांव में खेती करते थे। अब उनकी उम्र लगभग 90 साल, पिताजी की उम्र है, माताजी की 88 साल है। वो गांव में रहना पसंद करते हैं। पहले हमारे साथ रहे हैं, पर अब थोड़ा सा नज़दीक भी है, तो इसलिए वो गांव का लाइफ जो है ना उनको बड़ा पसंद है। तो पीथनवास गांव बहुत छोटा सा गांव है और जहाँ पे हम पले बढ़े और जोहड़ के पास खेत में रहते हैं। तो वहाँ का माहौल और चीज़ें वो बहुत ही स्वच्छंद टाइप का, खुला और प्रकृति के नज़दीक है। और जहाँ तक आभीर, जयकृष्ण आभीर, दादाजी ने नाम जयकृष्ण निकाला था। अच्छा। कभी मुरारी कह देते थे, कभी कुछ, पर जयकृष्ण आभीर का मतलब बेसिकली संस्कृत में आभीर शब्द आता है और ये निडर लोगों के लिए, तो अहीर यादव इनको आभीर कहते थे पहले। आभीरायण और इस तरह का जो है ना पुराने टाइम में महाजनपद जनपद होते थे, तो आभीर का मतलब निडर लोग। तो हमारे साथ डॉक्टर जेके अभीर मौजूद हैं, हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। आप अक्सर सोचते हैं कि मेरे माता और पिता अनपढ़, हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे पास सोर्स नहीं है। हमारे साथ उपायुक्त महोदय डीसी जिला महेंद्रगढ़ के बैठे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में बातचीत कर रहे हैं इनसे। माँ और पिता बिल्कुल किसान, गृहिणी, अनपढ़, और आज इन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है। तो सारी बातचीत करेंगे। आप अक्सर फुल स्टॉप लगा देते हैं, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पाता, ये तो असंभव है। तो इन्होंने इस असंभव चीज़ को कैसे संभव कर दिखाई, ये भी जानेंगे। और ख़ास बातचीत हमारी ये रहेगी कि जनता के बीच जो गैप बढ़ता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं हमारे जो गर्ग साहब हैं रेवाड़ी उपायुक्त महोदय और जेके अभीर जी, इस तरीके के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं जो समझते हैं कि जनता कहीं ना कहीं काम होना चाहिए। भगवान ने कुर्सी दी है, उस कुर्सी का हम मिसयूज नहीं करें, समय रहते जनता का कार्य करें। जनता को कुछ नहीं कहीं चाहिए, छोटी मोटी 2-4 मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर वो समय पे मिलते रहें तो कहीं ना कहीं हमारा देश सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब, माँ और पिता अनपढ़, 2 भाई आप, तो ये इतने कठिन डगर कैसे पार कर पाए? और गाँव में रहते हो उससे? लांबा जी, किसी व्यक्ति के माँ बाप के अनपढ़ होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई उनमें समझ नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे पिताजी चाहे अनपढ़ है, इतने बुद्धिमान, इतने जो है ना भाइयों का उनकी इज्जत करने वाले, सीखने की रुचि रखने वाले और खेती को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले। और मेरी माताजी दुनिया में साफ सफाई रखने, मेहनत करने में उनका मुकाबला नहीं।
तो जब ऐसे माता पिता हों, ये तो परिस्थितियों की बात होती है। पुराने समय में पास में स्कूल नहीं थे, या 5-6 भाई थे पिताजी हर, तो उनमें से 3 नौकरी करने चले गए, कुछ थोड़े से पढ़े, कुछ जो है ना वहाँ गांव में रह गए, खेती का काम भी संभालना है। तो ये उनकी आपको कितने फोर्स किया भाई? आपने उस समय पिताजी कहते होंगे बेटे अभीर डीसी बनना है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, या फिर एक फिक्स कर दिया था माँ और पिताजी ने, हम तो हमारे बेटे अभीर को सीधा सीधा हम डीसी ही बनाएंगे? इसमें थोड़ा सा जो है ना एक कहानी ज़रूर है। गांव में नॉर्मली जो जब कंसोलिडेशन हुआ तो कुछ झगड़े आपस में छोटे छोटे गतवाड़े पे और इन पे रह गए थे, तो तहसीलदार का आना जाना गांव में, या उनकी कोर्ट में घर के लोगों का जाना था। तो मुझे बचपन से ही, जब मैं 3 साल का हूँगा, मुझे याद है अच्छी तरह, हमारे एक ताऊ थे तो वो मुझे तहसीलदार कहने लगे, और फिर सारे गाँव वाले तहसीलदार तहसीलदार, और कुछ भी नहीं था वो। आज मैं तो स्कूल से भगोड़ा था वैसे शुरुआत में, बड़ा डर लगता था स्कूल के अंदर, पर पिताजी का लगाव इतना था, वो हर तरह से, बेटा पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, चीज़ें हैं, स्कूल में जाना है, देखो मास्टर जी कहते आज तो नहीं गया है, ऐसी चीज़ें होती हैं। पर जैसे ही स्कूल में फिर एडमिशन हो गया, पहले ना कई बार गाँव में स्कूल में बड़े भाई के साथ भेज देते हैं, तो मेरा एक कज़न था, उसके साथ भेज देते थे, तो हम थोड़े से अपने हिसाब से, कभी डर किसी को पिटाई होते देख लेते तो भाग जाते थे कि तुम्हें पिटाई ना लग जाए, तो वो चीज़ें थी। पर जैसे ही फिर आदत पड़ी, हमारे कुछ टीचर आए बेहतरीन, सॉरी जो है ना फ़कीर चंद जी थे, वो पहली क्लास में हमारे आए, मास्टर देसराज थे। के स्कूल में, सरकारी में? हाँ, सरकारी स्कूल में। ये देख लीजिए आप, यानी कि आप देख सकते हैं, सीधी सीधी बातचीत कर रहे हैं, खास बातचीत हम उपायुक्त महोदय महेंद्रगढ़ जिले से मेरे साथ बने हुए हैं, जेके अबीर। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके, और पुराने ज़माने में आप सोच भी नहीं सकते, उस ज़माने में पढ़ाई का ए और कै भी लोग नहीं जानते थे, और पढ़ना तो दूर की बात, मोटा खाना और मोटा पहनना होता था। तो ये होते हैं असली में गुदड़ी के लाल। मैं कहता हूँ अक्सर IAS IPS जितने भी लोग, जितने भी किसी फील्ड में जाते हैं हरियाणा में, भारत में, मैं उनको गुदड़ी के लाल कहता हूँ, तो ज़मीन से निकल के ऊपर तक जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं उस ज़माने में स्कूल की कितनी कमी रही होगी, पढ़ाई की क्या व्यवस्था रहती होगी। ये होते हैं असली हीरो, इस ग्रेट मैन, सल्यूट करता हूँ। ज़मीन से निकल के ऊंचाइयों को छुआ, जिन्होंने समझा है दुख क्या चीज़ होता है, कानून क्या होता है, और कानून बनाने से नीचे वाले जो लोग बैठे हैं गांव में, उन पे क्या असर पड़ेगा, इनको भली बात ये अच्छी पता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारत में जितने भी IAS IPS है, उससे नीचे अधिकारी देख रहे हैं, अगर कुछ सीखना है तो इन जैसे बुद्धिजीवी से सीखिए, क्योंकि ये जेके अबीर हैं, और गर्ग साहब हैं रिवाड़ी से, और भी बहुत ऐसे जिनका मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, तो निहायत ही सज्जन लोग हैं। 50% जनता के लिए आप कर दीजिए, आपको भगवान समझने लग जाती है जनता। ये वास्तव में सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। सर, उस ज़माने में कितने दूर था घर से स्कूल आपका? स्कूल तो हमारा लगभग 1 किलोमीटर पड़ जाता था, गांव से, घर से निकलें चाहे कुएं से जाएं। तो मैं आपको बता दूं रामा जी, मैं जब भी, मतलब छोटी क्लास में हमने एडमिशन लिया, तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले मुझे, जब मैं 5 साल का था, खेती वाले काम भी सिखा दिए थे। तो हम बड़े, हमारे टीले वाले खेत थे, तो उस पर पानी आता, बिखरता, रेतीला था, बड़ी दिक्कतें होती थी, चोहे ये बांधने। तो मुझे उन्होंने ज़मीन में खेती बोने से लेकर, हल चलाने से लेकर के कटाई तक और बेचने तक सब चीज़ें सिखा दी कि भाई मुझे ये आता है, बेटा तू ये जरूर सीख ले, बाकी चाहे तू कुछ भी बन जाना, हमें कोई जो है ना उसके ऊपर नहीं है, भगवान जो जाने। पापा का मकसद ये था कि मेरा बेटा किसी फील्ड में किसी भी चीज़ में मार ना खाए, खेती हो तो वहाँ भी नहीं अटके, अगर पत्थर पे मिर्च रगड़ना हो और मिर्च रगड़ के खाना खाना हो तो अपनी मिर्च रगड़ के खा सके, यानी कि हर चीज़ आना चाहिए। चाहे सिलेंडर उठा के बस में रखना हो तो ताकत भी ज़रूरी है। तो पापा को मतलब आर पार बनाया आपको, कहीं मेरा बेटा अटके नहीं। और मैं बताऊं, मैंने 5वीं क्लास में, उस टाइम जिला महेंद्रगढ़ी था हमारा, तो मैंने 5वीं क्लास टॉप की थी, स्कॉलरशिप में मैं फर्स्ट था पूरे ज़िले में। और तब 10 रुपये पर मंथ जो है ना वजीफ़ा मिलता था। तो इतनी खुशी थी गांव में, पिताजी हर को भाई पता नहीं क्या जो है ना उसमें हमने कर लिया है कि मेरा, मतलब क्योंकि जो व्यक्ति पीछे पढ़ाई नहीं कर पाया, उनका बच्चा इस तरह आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर हम अपने हाई स्कूल में गए, पास में गढ़ी बोलने में, वो 3 किलोमीटर पड़ता है, 2.5 किलोमीटर, दौड़ते जाते थे पैदल। हमारी तो दौड़ भाग में कसरत तो वैसे ही हो जाती। रुचि कैसे बनी आपको? बड़ी गढ़ी बोलनी थोड़ा सा दूर पड़ जाता आपके गांव से, लेकिन ये आपकी रुचि, आप तो एक स्कूल में जाने से खुश नहीं थे, स्कूल से कटते थे, दूरी बना के रखते थे, तो ये एकदम टर्निंग पॉइंट दिमाग में क्या आया भाई? हम बोलने से ही हमारे हेडमास्टर थे मास्टर देसराज जी, और उनके साथ ही एक नए टीचर जस्ट लग के आए थे,
तो उनके कारण उनका इतना मतलब बच्चों से ना, क्या नाम? उनका नाम था फ़कीर चंद। अभी जिंदा है? सर उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब प्राइमरी में था उसके बाद ट्रांसफ़र हो गए थे, उसके बाद कभी हमें टर्निंग पॉइंट वहीं से आया आपकी लाइफ में? यस। तो वो टीचर इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे कि फिर एकदम लगाव बढ़ता चला गया। और फिर तो हर क्लास में बोलने मतलब हम एडवांस में पढ़ते थे, स्कूल में सरकार की तरफ से कुछ किताबें जाती थी कहानियों की, ये वो बच्चे कायदा पढ़ते थे, हम उन किताबों को पढ़ते थे। तो मतलब एक बार जब रुचि हो जाती है और टीचर की थोड़ी वाही वाही मिले और साथ में आपको परिवार से हिम्मत मिले, तो फिर काम में भी आप लगे हुए हो तो मन करता है पढ़ाई का। कई बार सोचते हैं ना कि आराम करो, फिर पढ़ाई में जो है ना मन जो है ना हम अपने आप कर लेंगे, लेकिन मेहनत के साथ ज़्यादा लगता है। मैंने वो हर काम किया है जो मैं एक बात जानना चाहूँ, दिमाग में सेट कहाँ से बैठा? मुझे तो डीसी बनना है, सिर्फ कुछ नहीं, आईएएस आईपीएस कुछ ये करना है मुझे, इससे नीचे कुछ नहीं। जैसे तहसीलदार का जो कॉन्सेप्ट आता ना उसके अंदर है, तो हम सोचते थे कैसे होंगे, किस तरह से बनेंगे, तो हमें सबसे पहले लगा टीचर बनना है। फिर आया कि नहीं फौजी बनना है। उसके बाद में ऑफिसर, मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर एएस भाटोटिया आईपीएस हैं, उनको जो देख करके ना हम सब सोचते थे कि नहीं आईपीएस बनेंगे। फिर टाइम लगा कि नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, तो डायरेक्शन तो मेडिकल लिया कि डॉक्टर, फिर डॉक्टर का विचार छोड़ दिया। फिर ये कि नहीं कंपटीशन करेंगे और ये बीएससी किया। फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, साइंस से मैं हिस्ट्री में चला गया। हिस्ट्री में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, एमफिल की, एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, पीएचडी कर ली, जेआरएफ और जो है ना ये सब जो है ना नेट वाले जो है ना पास कर लिए। तो फिर कॉलेज में मुझे लेक्चरर का एक बार मौका मिला, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया जो अडहोक पे था। तो वहाँ से शुरुआत जो है ना ये हुई। तब फिर पता लगने लगा कि आईएएस की परीक्षा भी होती है, और उसके अंदर पहले ये नहीं पता था कहाँ से तैयारी करें क्या करें। यूनिवर्सिटी में गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तब हमें पता लगा और तब से हमने कि आईएएस का तैयारी करना, और हम इंटरव्यू तक गए, मुड़ के नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, हम इंटरव्यू तक गए। उसके बाद में उसमें सिलेक्शन ना होने से एचसीएस में जो है ना एग्ज़ाम दिए, पहली बार में 1 क्लास तहसीलदार लगे, फिर जो है ना दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर एचसीएस लगे, मतलब उसकी ट्रेनिंग पूरी होनी थी। और फिर एचसीएस होने के बाद में फिर जो है ना जहाँ जहाँ सरकार ने भेजा, वहाँ अपने हिसाब से जिन चीज़ों की जानकारी थी वहाँ पे रहे, बेहतरीन तरीके से काम किया, सबको साथ लेके काम किया, और अचीवमेंट ही अचीवमेंट है उसके बाद। तो मम्मी पापा अब शुरुआत में आपने जब डीसी पद पे गए तो उनका क्या रिएक्शन था? आजा बेटा डीसी बन गया, आजा तेरा सर पुछ करूंगी। बड़ी बात जो है ना, जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, मैं सबसे पहले परमानेंट जॉब मेरा जो ज्वाइनिंग का हुआ वो 1 क्लास तहसीलदार का ही हुआ। अब देखो कहाँ से 3 साल का और कहाँ ज्वाइनिंग सब तरह से किस्मत घेर के ले जाती है। 1 क्लास तहसीलदार लगे, उसके बाद आगे जो है ना फिर एचसीएस में और इसमें आए, क्योंकि जो लेक्चरर की थी वो अडहोक की ही पोस्टिंग थी। पेरेंट्स को तो हमेशा खुशी होती है, पेरेंट्स को तो ये अफसर बन गया मेरा बेटा जो है ना, तहसीलदार उनके लिए बहुत बड़ा था। और फिर एसडीएम जमाने में डीसी की वो पावर कम थी, तहसीलदार की ज्यादा होती थी उस जमाने में। हाँ, क्योंकि उनसे काम पड़ता था, असल में चीज़ें ये रहती है। तो ये देख लीजिए हमारे साथ महेंद्रगढ़ के जिले के हरियाणा प्रदेश के जेके हाबीर जी बने हुए हैं खास बातचीत में, और ये उपायुक्त महोदय हैं मेरे साथ खास बात, इनकी अर्धांगिनी बनी हुई मेरे साथ। माँ और पिताजी अनपढ़ हैं, गांव के रहने वाले हैं, खेती किया, मिट्टी खोदी, कस्सी चलाई, हल बोया और पढ़ाई की, और किसी ने ये भी नहीं कहा कि आपको डीसी लगना है। आपसे जानूँ कुछ मैम, तो कहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं रेवाड़ी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स है, उसमें प्राचार्य के पद पर कार्य कर रही हूँ, टीडीयू। कितने साल से आप? मैं 25 साल से सरकारी नौकरी में हूँ, और मैं साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बेसिकली। लेकिन मेरे से पहले रिटायरमेंट होने के बाद प्रिंसिपल के, तो मुझे ये चार्ज दिया गया है, और पिछले लगभग 3 महीने से मैं इस प्राचार्य के पद को संभाल रही हूँ। तो उधर अपनी मम्मी पापा को भी संभालती हो? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास से ही रह रही थी। आबिर साहब अब डीसी बनने के बाद थोड़े से ज़्यादा बिजी रहे हैं, तो मुझे 2 घर संभालने पड़ते हैं, एक पिथनवास में जहां हमारा पैतृक घर है, और दूसरा आबिर साहब का ये कार्यालय वाला घर भी। इसको मैं कार्यालय अधिक कहती हूँ, घर कम कह रही हूँ, क्योंकि घर लोगों से है, वहाँ हमारा परिवार है, तो वहीं लगता है हमें, मन जी से हम बोलते हैं। ये देख लीजिए तस्वीरों में, हम कहानी कुछ और बनाने आए थे, निकल गई कुछ और है। अक्सर आप सुबह उठते हैं 10 अनाथ आश्रम नए बने मिलते हैं,
और आपके माँ पिता उन्होंने अनाथ आश्रम में पड़े हुए हैं, सिड़ रहे हैं और इंतजार में बैठे हैं, कभी तो मेरा बेटा ज़रूर लेने आएगा। लेकिन उनको हमें पता है वो कभी नहीं जाने वाले घर पे वापस, उनको कभी लेके आने वाले नहीं हैं। आप इनको ज़रूर देख लीजिए। ये प्रधानाचार्य हैं, डीसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके मम्मी पापा भी हैं, अनपढ़ हैं ऐसा नहीं है, वो खेती की है, बच्चों को पढ़ाया है। ये उनकी पत्नी बैठी हैं डॉक्टर अवीर के मेरे साथ, डीसी साहब के। ये उनके लिए गांव में रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। नहीं तो ये भी कभी का छोड़ चुके होते, आज इनके पास सब कुछ आपकी तरह अगर करते ना तो वो भी कहीं ना कहीं आप मर चुके होते। उनकी उम्र 90 से ऊपर है, तो इसका आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस व्यक्ति की 90 से ऊपर उम्र है तो उसकी देखभाल कैसी होती होगी, क्योंकि 90 वर्ष पकड़ना बहुत टेढ़ी कीर है। तो आप कुछ इन पढ़े लिखे जो इतनी ऊंची पदों पे बैठे हैं, आसीन हैं, आप इनसे थोड़ी सी शिक्षा क्यों नहीं ले पाते? आपके मम्मी पापा अनाथ आश्रम में क्यों पड़े हैं? ये सेवा कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप हमेशा समय का अभाव बताते हैं, हमारे पास समय नहीं है। समय तो इन लोगों के पास नहीं है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है पूरे ज़िले की। मैम कैसे समय निकाल पाते हो? लोग देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, आपको पता है कितनी विकट समस्या बनी हुई है आज। हर रोज आश्रम खुलते जा रहे हैं। क्या कहें? देखिए, मेरे लिए ये तो बहुत ही पीड़ा का विषय होता था जब मैं ये देखती हूँ कि परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो प्रणाली दी गई है वो समाज को जोड़ने के लिए ही थी। कोई एक प्रकार व्यक्ति काम कर रहा है, कोई दूसरे प्रकार का काम कर रहा है, और सारे मिलके परिवार के व्यक्ति, बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को, दोनों को ही आवश्यकता अधिक होती है। उनके पालन पोषण में बड़ों को भी पालना पड़ता है और बच्चों को भी पालना पड़ता है, उसमें वो मदद करते थे। अब क्या है, दोनों ही इस तरह की समस्याएं डेवलपमेंट के विकास के कारण बहुत लोग शिफ्ट होते हैं गांव से शहर में, शहर से मेट्रोज़ में, मेट्रोज से बाहर विदेश में। तो इस वजह से क्या है, परिस्थितियां बदल रही हैं। इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम बच्चों को ही पूरा दोष दें। जैसे गांव से उठ करके हम पढ़ने के लिए शहर में आए, बड़ी बड़ी जगह पर माता पिता ने पढ़ाने के प्रयास करे, तो हमारी पीढ़ी क्या कर रही है, और बेहतर देने के लिए उनको और दूर भेज रही है, जहाँ जहाँ जिस लायक बच्चा होता है काबिलियत के कारण। केवल एक जुनून नहीं, एक दूसरे को देख करके रीस या जिद में नहीं, बल्कि ये सोच कर कि बच्चा इस लायक है, वहाँ अच्छी चीज़ मिल रही है, वो ज्ञान वो प्राप्त करे। लेकिन मैं बहुत अच्छी बात है, मैं रोकना चाहूँगा। कितने बड़े पद पे बैठे हैं आप सर? आप कितने बड़े पद पे हैं? इससे बड़ा और पद क्या होगा आपके पास सर? आप भी भूल सकते थे अपने मम्मी पापा को। ऐसा नहीं है दूर जाने के बाद मम्मी पापा को कट ऑफ हो जाए, उनसे बात ही ना करे, फ़ोन ही नहीं उठाए। तब तक पैसे की ज़रूरत है, मम्मी पापा जब कुछ सेटल हो गए तो उसको मम्मी पापा को भी याद करना छोड़ दे। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फ़ोन पे बात भी नहीं। देखिए, मुझे आगे बढ़ाने में मैं यहाँ महिलाओं के उसमें बात करना चाहूँगी। मुझे मेरे माता पिता ने जो सोच दी, मेरे फादर साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर रिटायर हुए हैं बावल रीजनल सेंटर से, और उनकी प्रोग्रेसिव थॉट थी बहुत ही ज़्यादा। ही इज़ ऑल्सो PhD इन जेनेटिक्स। मेरे फादर, जो हमारा परिवार है वो दो तरह की विचारों, दो तरह की रहन सहन, कंप्लीट डिफरेंट कल्चर के हिसाब से, ओढ़ने पहनने, एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन संस्कार दोनों के सेम हैं, विचार दोनों के सेम हैं, भाव और प्रेम दोनों में सेम है, जो आधार बना है हम दो तरह के परिवारों को जोड़ने का। तो डॉक्टर जयकृष्ण आभीर जी की धर्मपत्नी के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि हम जीवन संगी में ही नहीं साथ चलते, हम सफ़र हैं, हर कष्ट में साथ हैं, अच्छे दोस्त पहले हैं, पति पत्नी बाद में हैं, और जो रास्ता होता है, चाहे वो मेरे परिवार की समस्याएं हैं, चाहे इनके, मेरे का अर्थ है मायके के साइड वाला भी, और इनका तो वो मेरा हो ही चुका, वहाँ तो मैं आ ही चुकी हूँ, तो उनको हम दोनों मिलकर के सुलझाते हैं। तो ये बड़ी एक बात जानना चाहूँगा, आपने उपायुक्त महोदय का पद देख के शादी की या फिर कैसे किया? भी इतने बड़े पद पे बैठे हैं, चलो चौका मार लेते हैं, मौका है अब तो। देखिए, उपायुक्त महोदय की कुछ गहरी छुपी बातें मैं आपको बताने का मुझे भी एक अवसर मिल रहा है। जिस समय ये मुझसे मिलने आए थे, हिसार में थी हम, और मैं भी एडहॉक पे लेक्चरर थी और उपायुक्त महोदय भी एडहॉक पर लेक्चरर थे। इनका क्लियर हो चुका था तहसीलदार वाला एग्ज़ाम, और मैं अपना एडहॉक वाला एग्ज़ाम पे कर ही रही थी। हमारी एक रिश्तेदारी के थ्रू बातचीत हुई और ये मुझसे मिलने के लिए आए। ग्रामीण परिवेश होने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति का खुला दिमाग है, विचार है, तो ऐसे पुरुष, मैं आज सबके बीच ही कहना चाहूँगी, ऐसे पुरुष मैंने नहीं देखे कहीं भी।
ये मेरे लिए गौरव का, सम्मान का विषय ये तो है। सेकंड से अच्छा, आपसे पहली बार मिले तो शायद ये बोले नहीं होंगे, ये सर तो कांपने लगे होंगे महिला को देख के, ऐसा तो नहीं है? वही मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए, बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो उपायुक्त महोदय के जीवन से संबंधित हैं। इनके जीवन में एक ही चीज़ थी कि मुझे, क्योंकि जब एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है या पता लग जाता है कि ये बहुत ही, जिसको कहें कि ऐसा मोस्ट वांटेड बैचलर, तो ये मोस्ट वांटेड बैचलर थे। इनके पीछे रिश्ते के लिए पारिवारिक उसमें सब घूमते रहते थे, दहेज की बड़ी बड़ी पोटलियाँ ले करके लोग बंधे हुए थे। और इनके दिमाग में क्या था कि मुझे मेरे परिवेश, मेरी सोच और उसको जो संभालने वाली होगी, मैं केवल उसी से शादी करूँगा, बिना दहेज के, मेरे कंसेप्ट्स के हिसाब से करूँगा। तो ये सबको बहकाते बहकाते घूमते रहते थे, कहीं नहीं मिलना, इधर पढ़ने के लिए चले जाना, कभी किसी यूनिवर्सिटी में। और जब हमारे लिए बात हुई, मेरे लिए ये पहला अवसर था, मुझे मतलब पहला कोई व्यक्ति देखने मिलने के लिए आया था। और इनके पीछे पड़ने के लिए बचपन से कहते तुम तो मुझे पता नहीं किस उसके कारण मिले हो, मुझे तो बचपन से ही लोग पीछे पड़ गए थे, ये लड़का अभी शादी में बांध देते हैं इसको बंधन में। जी, अपने ग्रामीण उसमें आप 10वीं पास करते ही रिश्ते में शुरू हो जाता है कि भाभीयों की, बहनों का, और किसी रिश्तेदारी का, किसी की बेटी भतीजियां हैं, चलिए जी इनसे शादी कर देते हैं, बच्चा बहुत टैलेंटेड, शरीफ, बहुत ही निहायत अच्छा बंदा है, तो आज नहीं तो कल कुछ बन जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं फ्यूचर के। तो सब चीज़ों को टाल के गोल एक था, पहले मुझे खुद सेटल होना है, उसके बाद मुझे जीवन साथी ढूंढना है। तो ये एक शिक्षा का कमाल कहेंगे कि इतनी ऊंची सोच उपायुक्त महोदय की रही। और जब ये मिलने आए थे, मैंने बताया नहीं, ये उनका क्लियर हुआ था एग्ज़ाम, और मुझसे सीधे बहुत आराम से खुल कर के परिवार से इन्होंने एक बात की। कहते मैं आपकी बेटी से अलग बैठ के आराम से बात करना चाहता हूँ। अब मेरे माता पिता और सबके लिए ये बड़ी हैरानी की बात रही है उस ज़माने में, 25 साल पहले, 26 साल पहले। बिल्कुल नहीं कि अलग से क्या बात करनी है, सब में मिलवा दिया, दिखा दिया, और ये तो कोई बात ही नहीं कि मैं बात करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा आंखों में कुछ, जो बीच में हमारे एक जिया जी होते थे, उनसे इशारे हुए, कहते दे दो जी, कोई बात नहीं, बैठ लेने दो, क्या बात करेंगे, देख लेने देते हैं। तो ये बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जो बताया, कहते मैं आपको अपने पूरे परिवेश के बारे में बताने आया हूँ, सारा सब कुछ डिटेल्स। मेरी माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कंपैरिजन था हमारे दोनों के पारिवारिक पृष्ठभूमि में, वो उन्होंने उसी वक्त कहा कि मेरे माता पिता पढ़े नहीं लिखे हैं, तुम्हारे PhD और दोनों पढ़े लिखे हैं, मैं गांव में रहा हूँ, तुम हमेशा शहर में रही हो, तुम एक बड़ी यूनिवर्सिटी से, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से उस टाइम पे पढ़े, तुम बड़े थोड़े से अच्छे हाई प्रोफाइल टाइप के उसमें मॉडर्न उसमें रहे हो, मेरा परिवेश बिल्कुल अलग होगा, ग्रामीण उसी में ही रहना होगा, मैंने शहर में कोई घर नहीं बनाया हुआ है, मेरा घर अभी गांव में है, वही परंपराएं हैं, गांव के हिसाब की सोच है, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा कल्चर अलग एरिया का रहा है, क्योंकि मेरा जिला जो है जिला जींद है, और आर्य समाजी तरह का परिवार हमारा था, हमारे रीति रिवाज बहुत अलग हैं रेवाड़ी जिले के, तो वो आपके बहुत अलग होंगे, लेकिन आपको देखना है किस तरीके से करोगे। मैं आपके सामने हूँ, मेरी एक नौकरी अभी ये कच्ची है, पक्की होनी बाकी है, क्योंकि लेक्चरर एड हॉक पे थे, आप भी कच्चे पर ही हैं, मैं भी कच्चे पे लगा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, मैं टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ, जो कुछ हूँ मैं आपके सामने हूँ। तो और भी मतलब इस तरह की कुछ पारिवारिक चीज़ें जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी मैक पे। अच्छा, उसमें आपने क्या क्या इनको भाई, जैसे मेरा, हाँ जी, मेरा ये पसंद तो आ गए थे आपको उसमें? पसंद वाला तो देखो, हमारे ज़माने में चीज़ें नहीं होती थी कि हम पसंद और नापसंद करें, हम तो यही कहते थे उसमें कि इतना अगर स्पष्ट लड़का है, मैंने भी खुल के कुछ बातें जो अपनी क्लियर थी, देखिए मुझे ये चीज़ है, ऐसे मैं हूँ, मेरा ये चीज़ें रहेंगी, और पारिवारिक इसमें स्वभाव के दम पे, ये जो हमेशा कहते होते हैं, माता जी थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे, तो बोलते थे मेरी माता जी बहुत गुस्से के स्वभाव के हैं, तो मेरी तरफ से हमेशा ये था। और मेरी भाभी जी नहीं हैं, और उनके 3 बच्चे रहे, हमेशा मेरे बच्चों की तरह ही रहे, तो गोद में तुम्हें 3 बच्चे भी मिलेंगे शादी के समय पे। ये एडिशनल चीज़ें जो उन्होंने ऐड की। मेरा क्या था, मैंने पापा से यही बात की थी कि पापा मेरे पापा ने मुझसे पूछा, बेटे आपको किस तरह का रिश्ता अगर करने शुरू करें, मैंने कहा पापा एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, सिर्फ वही जीवन साथी के रूप में अच्छा होता है। हम अपने आप कमा लेंगे, खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन विचार अगर मुझसे नहीं मिल पाए तो शायद मुश्किल होगा। और देखिए, विचार कोई पहली बार में थोड़ी मिल जाते हैं, हम नहीं जान सकते, तो ये संयोग होते हैं, ऊपर वाले ने शायद बनाया होता है कुछ को कि वो जाकर के कहाँ मिले हैं। आबिर साहब भी ढूंढते ढूंढते, और मेरा पहला ही अवसर मैं कहूँगी ये था जी,
प्यार तो बहुत आप दोनों में, जी। कभी नोक झोंक भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है, और अच्छे प्यारे ढंग से होती है। हमने सबको ना डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दिया, इवन बच्चों को भी। जैसे कुछ अपनी परवरिश में क्या रहते हैं, माता पिता के आगे बोलना नहीं होता, ये तरीका नहीं है, ऑटोक्रेसी नहीं है। हमने स्वतंत्रता दी विचारों को रखने की। तो हमारे बच्चे अगर बोल जाते, जैसे दादाजी उनके कहते, बेटा आपके आगे ये बात ऐसे तो नहीं बोलनी चाहिए इनको। मैंने कहा पिताजी अपने विचार व्यक्त करने कर रहे हैं, आप मत घबराइए। मतलब ये गांव के हिसाब से हो सकता है आपको लग रहा है कि बच्चा किसी बात पे बता रहा है। जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड, किशोर अवस्था में होता है ना, उस समय में वो बाहर समाज से कुछ सीखता है, देखता है, उसके द्वंद्व पैदा होता है विचारों में। मैम काफ़ी बड़ी बातचीत होगी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। चलो ड्यूटी पे तो साहब करते ही हैं, पूरे ज़िले को संभालते हैं, लोग आ रहे हैं, और हम आपको बताते चले पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले में पहली बार ऐसा उपायुक्त महोदय आए हैं जो सबको दिलों में उतर चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई हैं, और वो मुहिमें कहीं कारगर साबित हो रही हैं। पानी बचाने की, ये रिफ्लेक्टर वगैरह लगाने का, जो ऑफिस के अंदर जनता जनार्दन आती है, पहले तो अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, पहले ही पीएन धक्के मार के बाहर भगा देते थे, और डीसी साहब से मिलना तो बहुत मुश्किल काम था। सिर्फ काम होता था एडीसी का, और डीसी साहब का तो कुछ काम ही नहीं होता था, वो कहीं बाहर जाते नहीं थे, हम भी कभी देखते नहीं थे। लेकिन ये पहली बार डीसी ऐसे हैं कि 4-4 घंटे तक प्रोग्राम में बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे तक बच्चों के साथ पैदल चलते हैं, जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता ये अपने कंधे पे पूरा प्रोग्राम का भार उठाए रखते हैं। यानी ये काम होता है नीचे का प्रशासन का, लेकिन ये अपने ऊपर पूरी काम रखते हैं। यहाँ भी लोग आते हैं, काम करवा रहे हैं रात और दिन, आपको बुरा नहीं लगता? कभी ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ड्यूटी का समय ख़त्म, आप जनता को यहाँ भी ले आए अंदर? नहीं, कभी भी नहीं। हमने शुरू से एक चीज़ तो है, अपने एरिया बांट लिए थे। मैंने परिवार को समय दिया था और इन्होंने काम को। अब जैसे अंदर जैसे लोग आ जाते हैं यहाँ भी, जैसे आना जाना, जी सर सर सर, तो कभी आपने कभी थोड़ा बहुत किसी कोने में आपको टीच लगी हो, नहीं अबीर जी आप ऐसे मत करो, आप ये समय भी आप जनता को दे रहे हो, ये क्या चल रहा है? कभी भी नहीं, कर्म पहले होता है हमारे सभी के, मतलब माता पिता तक भी। अब आजकल जैसे मेरा भी कर्म बढ़ा हुआ है, मैं भी ये कहूँगी कि मेरा कर्म क्षेत्र भी अब समाज के लिए ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे दोनों बाहर चले गए हैं और आबिर साहब भी निकले होते हैं, तो मुझे जो पद मिला इस पर भी जिम्मेदारी बढ़ी है। अब जिम्मेदारी के पद पर आपको समय देना पड़ेगा, इस चीज़ को मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो ये तो ज़रूर होता है कि समय मिल नहीं पाता, होती है कि हम बैलेंस बना पाते हैं। घर का टाइम कटता है, पक्का है, भावनात्मक स्तर पर भी कटता है, पर हमने वो कहते हैं ना जिम्मेदारी बांटी हुई थी। तो मैंने संभाला परिवार, इन्होंने संभाला कार्य क्षेत्र, और दोनों ने मिल करके बैलेंस बना लिया, इससे हमारा काम चलता रहा। सर क्या कहेगी, काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है आपकी। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपकी तरह और जैसे पूरे भारत में अधिकारी हैं छोटे बड़े सब मिला के, तो एक गैप जो होता गया जनता के बीच, तो कहीं ना कहीं ये देखो अफसरशाही तो कहीं ना कहीं दूरी बनाई है जनता के बीच में, वो डरते हैं। आपके दरबार आपने देखा होगा, पहली बार नारनौल आप या महेंद्रगढ़ पहुँचे तो लोग सहमे से डरे से या तो कोने में खड़े हो जाते हैं या छुप छुप के देखते हैं। तो आपको भी पता होगा जहाँ जाते हैं इस तरीके का माहौल होता है, फिर आप धीरे धीरे उनके डर निकालते हो, भाई डरने की ज़रूरत नहीं, आप बैठिए, चाय पिए, बिस्कुट खाइए, फिर अपनी समस्या बताइए। तो ये माहौल सब क्यों नहीं बना पाते, क्या समस्या? देखो वैसे तो जिस भी अधिकारी ने, जिस भी व्यक्ति ने, मतलब सोचे समाज के अंदर अपने हिसाब से जो उसकी अपनी परवरिश है, जो उसका ज्ञान है, जो उसने सोच करके सेवा कैसे करनी है, ये उनका अपना अपना तरीका हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक से मिलता हूँ, लेकिन मेरे भाव मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे माहौल ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे बड़ों ने, और हमने जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखने की प्रवृत्ति अपनाई। तो जो चीज़ें हमें मिली, हम उन संस्कारों के हिसाब से काम कर रहे हैं। अकेले जाते हैं, अब लश्कर लेके नहीं चलते, मैंने कई बार देखा है। वो ये कौन खड़े हैं, डीसी साहब, मैं इधर उधर देखूँ यार इतनी गाड़ियाँ कोई भी नहीं है, अकेले डीसी साहब की गाड़ी, वो एडीसी नहीं यार, बोले डीसी साहब, वो यार 20-30 गाड़ियाँ होनी चाहिए। अंदर कितने लोग हैं, बोले जी 20 लोग बैठे हैं, किस लिए बुलाया है, बोले छोटा सा प्रोग्राम था। तो ये आपको अच्छा लगता है ये कि ये इतना बड़ा लोग इतना हवाबाजी करते हैं, जैसे छोटे से छोटे अधिकारी, भाई बड़ा पंडाल लगाना, 50 किलो फूल लेके आना, 500 लोगों को इकट्ठा रखना। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अगर एक आदमी भी मुझे सुनने वाला मिल जाए, मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ। मैं ये कभी नहीं रखता कि मुझे 1000 चाहिए, कभी 1 है, कभी 20 हैं, कभी 2000 हैं, कभी 5000 हैं। हमने तो जिस लेवल पे जो आदमी रिसेप्टिव है, जो हमने सीखा है,
हमने इस समाज से सीखा। हमें 25 साल तक हम पढ़े लिखे, कहीं यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने, गुरुओं ने, बुजुर्गों ने, दादा ने, चाचा ने, सब माहौल ने, माँ ने, पिताजी हर ने, पड़ोस वालों ने, चाचियों ने, ताइयों ने, मैंने तो हर चीज़ को देखा। झगड़े, पानी के मटके तोड़ने, एक दूसरे की चोटी पकड़ के खींचने तक के मैंने देखे हैं। मैं खुद अपने सिर पे मटके रख के पानी, कुएं से पानी निकाल के मैं जो है ना लेके आता था। तो ये चीज़ें हमने देखी है। तो क्या है, वो जो माहौल से सीखा है, उस चीज़ को जो सीखा है उसको ब्याज समेत बढ़ा के अपने समाज को देना है। मेरा तो ये पर्पज़ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपका काम है कि आपने जो सीखा है, लोगों में ज्ञान सीखा है, ज्ञान बांटो। दान है, पैसा है, दान बांटो। अगर आप कर्म कर सकते हो, कर्म बांटो। आप सेवा कर सकते हो, सेवा बांटो। कुछ ना कुछ चीज़ें समाज को देते रहो, तो तब आपकी जो है ना प्रतिष्ठा। कभी सोचा नहीं राम नाम जपना पराया माल अपना? कभी आपने ये नहीं सोचा हम भी करोड़पति अरबपति हूँ, हमारे पास भी विदेशों में, बैंकों में, स्विस बैंकों में अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर ले? कभी सोचा नहीं आपने? हमने स्टडी से सिर्फ ये सीखा है, आदमी को अपना जीवन चलाने के लिए एक वृत्ति की आवश्यकता होती है। वो बखूबी हमें माहौल ने दे दिया, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा होता है तो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही आएगा। अगर मेरे पास ज़्यादा, मैं तो बांटता हूँ। गौशालाएं हैं, गरीब है कोई, किसी से इवन मदद भी करवानी हो और मेरा प्रभाव मान जाए तो मैं कह देता हूँ भाई आप दान कर लो, आपको पता नहीं किस जगह कौन सी चीज़ काम आ जाएगी। तो मैं कभी भी होर्डिंग का मेरा कभी नहीं रहा और ना चाहिए भी नहीं। भगवान ने स्वस्थ शरीर दे रखा है, धर्मपत्नी अब जैसे जो होना चाहिए, जीवन साथी डॉक्टर ज्योति मेरे साथ है। इतना बड़ा साथ जो है ना, तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं। और ये भी तनख्वाह इतनी लेती है, मेरे से ज़्यादा ही लेती है। तो मैम आपने कभी फोर्स नहीं किया? अभी राम नाम जपना पराया माल अपना, बेवकूफ़ हो क्यों हो रहे हो डॉक्टर साहब? अभी मौका, इतनी बड़ी कुर्सी, पावर मिल रही है तो अच्छा खासा धन कमाओ ना, बैंकों में जमा करेंगे, 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी। ऐसा बड़ा सपना कभी आपने कभी इनको कहा नहीं? देखिए, पावर सेवा के लिए होती है, धन कमाने के लिए नहीं, पहली बात तो। और जिस पद के लिए बने हैं वो जनता की सेवा के लिए ही बने हैं। नाम ही जब ये है कि जनता के अधिकारी, तो वो करना होता है। दूसरी बात ये है, धन कमाने से क्या विशेष होगा? जो मुझे मिल रहा है मेरी तनख्वाह से, वो बहुत है। तीसरी बात ये है, जिस तरह का आचरण हम करेंगे हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। तो हमने, जो आप अभी स्विस बैंक का कह रहे थे, बेटा स्विट्ज़रलैंड में ही आइंस्टाइन के इंस्टीट्यूट में पहुंच गया, वही इन्वेस्टमेंट, मेरा बैंक तो वही हो गया। तो वो यही एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। अगर उनके विचार अच्छे होंगे, अगर उनके संस्कार अच्छे होंगे, तो इससे बड़ा और क्या होगा मेरे लिए? पैसा काम नहीं आता है पैसा। जी, कभी आपने सर का नाम लेके कहीं पावर यूज करके अपना काम निकलवा? देखिए, वो आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि धर्म पत्नी हूँ, साथ चलते हैं, मैं भी पद पर बाहर ही हूँ, तो लगभग पता होता है कि अच्छा जी श्रीमती आभीर। तो डायरेक्ट कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि गलत काम तो हमने कभी कुछ करना ही नहीं है। किसी सहेली का, किसी दोस्त का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सहेली दोस्त का। हाँ, काम के लिए अवश्य कोई लोग कहते हैं तो मैं सीधा ये कहती हूँ, देखिए वो डीसी साहब का काम है, मेरे लायक कुछ है तो मुझे बताइए। आपका खुला दरबार वाले डीसी बहुत कम होते हैं। जिस वक्त आप जाएं, जब भी जाएं, सीधे बात कीजिए, अपना काम आपका हो जाएगा। होने वाली चीज़ कभी मना नहीं करेंगे, नहीं होने वाली तो आप चाहे कुछ हो, मैं भी कहूँ तो भी नहीं हो पाएगा। मैं लांबा जी आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी श्री राम कुमार जी और माताजी संतरा देवी, ये दोनों मतलब अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। और पिताजी का तो मैं मतलब क्योंकि उनके साथ रहा हूँ, खेती की है, हमेशा साथ रखते थे और तंग नहीं करते थे कभी भी, पर अब सिखाने के लिए रखते थे। उन्होंने ऐसी चीज़ें, मैं आपको बताऊँ कितनी बड़ी जो है ना किसान की आत्मा है। उठ करके 4 बजे उठ जाते थे, धरती पे पैर नहीं रखते थे, पहले हाथ से धरती माँ को 3 बार जो है ना लगा कर, हाथ टिका के, जय धरती माँ, हे धरती माँ, हे धरती माँ 3 बार करते थे। आप भी करते? पर ये मैं तो हमेशा रोज प्रार्थना भी करता हूँ। पिताजी की सिखाई हुई चीजें हैं और ये है पुराने संस्कार यहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, गरीबों के साथ दोनों पति पत्नी रहते हैं। ये संस्कारी है, इनको धन की जरूरत नहीं है। नहीं तो राम नाम जपना और पराया माल जपना, भाड़ में जाए जनता। आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। सर बताऊँ उसमें फिर एक किसान का, मैं जब कहता था हम खेत को कटाई कर लेते थे, लावणी कर लेते थे, तो लास्ट में ना खेत के अंदर वो थोड़ा सा 5-7 उसका छोड़ देते थे गेहूं का। तो हमें जोश रहता था बच्चों को कि इसको भी काट लें, ये छूट गया, ये बच गया। और नहीं नहीं बेटा, मैंने कहा जी ये क्यों छोड़ दिया, सारे तो खेत काट लिए, ये छोड़ दिया। भाई क्या कहते थे, बेटा
खेती करने में कितने जीवों की हत्या होती है। कोई पैर के नीचे आके दब जाता है, कोई पानी में दब के मर जाता है, कोई रात में मर जाता है, कोई सांप निकल आए डर रहता है कभी काट ना जाए उसको मार देते हैं, कोई पक्षी दाना चुग जाए उसमें दवाई मिला रखी हो पता नहीं मर जाता है। कितने पाप होते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने कमाई की थी, मेहनत की, ये बच गया था, ये दान है उन पक्षियों के बदले में, उन जीवों के बदले में जो हमारे कारण किसी कारण से हत्या हो गई हो, कोई मर गया हो, तो ये हमारा दान पुण्य है। हे प्रभु, कोई पाप हो गया तो माफ करना। यह कितनी बड़ी बात है जो ना एक किसान के लिए वो, और हमेशा टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, अपने भाई की राम की तरह से जैसे भरत और लक्ष्मण करते थे, उन्होंने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया तो ये बिल्कुल है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बड़े भाई ने कह दिया, हमेशा जो ना, उनकी खेती भी वो खुद करते थे, तो अपने आप जितना हिस्सा आया अपने आप निकाल के अलग रख देना और उसके ऊपर करना। और बेटा बेटियां ना बहनें होती हैं, कभी किसी को तंग नहीं करना, कभी कोई ये चीज नहीं, ऐसे संस्कार पेरेंट्स के पास, आप उनके पास, मैं हमेशा पिताजी के पास सोया हूँ। नारी का सम्मान, क्या गजब जो है ना उनका है। और उनका कहना था, सुनेंगे कई अचंबा करेंगे, कि बेटा मुझे ना, तेरे दादा थे एक पंडित, वो कहते थे कई बार मैं तेरी माँ को लड़ देता था, माँ थोड़ी सी लड़का स्वभाव की थी, वैसे बहुत अच्छे हैं जो है ना उसमें चीज़ें हैं, पर उनका थोड़ा सा जोशीला जो है ना स्वभाव था, तो कई बार किसी बात पे हो जाती तो वो लड़ देते थे। खेतों में काम करते थे, तो दादा कहता, ना बेटा ऐसे ना बहुओं को, भाई उसको पत्नी को डांटा नहीं करते हैं। हाँ बोले दादा थोड़ी सी बात हो गई थी, बोले ना भाई देखो, अरे भाई पत्नी की कोख देखी जाती है, उसकी संतान देखी जाती है, तो तुम कितने खुशकिस्मत हो, इतने अच्छे अच्छे बच्चे तेरे पास हैं। जब हम छोटे छोटे थे, अब वो नहीं, मतलब उन्होंने ये लगा लिया कि भाई हाँ, पत्नी जो है ना उसका है कि भाई संतान, हमारा पर्पज परिवार को बढ़ाना, सामाजिक आदमी है, तो अगर बच्चे हमारे अच्छे हैं तो मैं, पत्नी भी मेरी अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। खेत में अभी खेत, आप गाँव में जाते हो तो खेत में जाते हो? मैंने जब तक पीएचडी की है तब तक मैंने सारे खेती के काम किए। अब मैं जाता हूँ तो अभी ये देख ली करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पानी दे लेता हूँ, मैं ही करता हूँ कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, पर अब थोड़ा रह गया, ज़्यादा नहीं है। तो पिताजी को तो हमने फ्री कर दिया बहुत टाइम से, जो है ना, आप वैसे नहीं देखाओ घुमाओ, घूम लेते हैं खेतों के चारों तरफ आराम से जो है ना कर लेते हैं। पर मैं जाता हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ें, पेड़ लगाना, अभी कोई फ्रूट के कुछ एक पेड़ लगे हुए हैं, ये है, उनकी केयर करना। मुझे कई बार जो है ना कहते थे कि आप काम क्यों कर रहे हो, आप तो जो है ना इस पद पे हो, ये हो, मेरा इंटरेस्ट है, हॉबी की तरह से मेरे लिए, तो बहुत जो है ना। मैम आपसे जानूं, यहाँ पे नौकर चाकर सब, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी हैं आप, तो सब कुछ तो खाना आप बनाती हैं या नौकर बना के परोसते हैं? नहीं देखिए, ये तो मैं अब थोड़ा सा कहूँगी क्योंकि मेरा टाइम अब लंबा हो जाता है, तो नौकर बनाते हैं लेकिन दिशा निर्देश मेरा होता है। परोसते साथ बैठ कर के मैं ही हूँ, हम खाना साथ खाते हैं हमेशा। घर में पहले बड़ों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बाद में हम लोग खाते हैं, इस तरह का गाँव में जब मम्मी पापा के पास, तो वहाँ पे भी आप बनाती हैं या फिर वहीं पे? वही समय का बस रहता है। जैसे मैं सुबह जल्दी निकलूं और शाम को देर तक पहुंचूं तो उनकी केयर कौन करेगा। तो हमने क्या किया हुआ है, कुक तो देखिए रखी है, क्योंकि 5-6 लोग जब साथ रहते हैं तो आपको वो सुविधाएं, और मैं कमा रही हूँ तो शायद इसी वजह से भी कि उसको किसी और को भी मैं काम दे रही हूँ। बेस्ट कुक है, और मतलब इन सालों में जितना खाना हमने खुद ही अपने आप जो ना बनाते हैं। एक एज के बाद मैं बता रही हूँ, देखो जो जिम्मेदारियां बढ़ती गई हैं तो मैंने फिर परमानेंटली जैसे ऐसे रखा कि इन जिम्मेदारियों के कारण खाना पीना समय पर अगर हम देते रहें, बड़ों को वही चाहिए और बच्चे पीछे से अच्छे से करें, तो कुक मैंने प्रॉपर रख लिया था। तो मैं भी पका हुआ खाती हूँ, बेस्ट कुक वो इनकी नज़र में ये प्रेम होता है कि जब आप पत्नी को ये कह देते हैं बेस्ट कुक हैं। खाना भी यही चीज़ है, भाव से पकाई चीज़ होती है। अगर भाव अच्छा है तो खाना अच्छा होगा। हर चीज़ पका लेते हो? नहीं ऐसा तो नहीं, पर जो हम रूटीन में खाना, रायता कड़ी गांव के बता देता हूँ, दाल, बिल्कुल 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 सब्जी प्रॉपर। मेरी माँ ने ये जरूर सिखाया था, बेटा करे ना करे काम सारे सीख लेना। तो मुझे खाना बनाना करना सब आता है, करती हूँ। इनफैक्ट कुछ शहर के हिसाब की डिशेस भी, क्योंकि मेरा बाहर का थोड़ा सा रहा, तो वो भी मैंने शुरू में काफ़ी साल शुरू में बनाई है। कभी आप भी खेत वेत में जैसे शाम को घूमने, सुबह अपना खेत देख के आएंगे? साथ घूमते हैं अंदर खेत में। हमने उसको फार्म हाउस की तरह अपना डेवलप कर लिया है। 35-40 साल पुराना पुश्तैनी घर, और साथ में कुछ एक नया हिस्सा जो 15-16 साल पहले बढ़ाया था, उसके 4 दीवारी करके अंदर कच्चे में, मिट्टी में बच्चों को उसी तरीके से हमने नेचुरल प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रखा है। तो गांव में जब जाती आप अपने तो वहाँ पे लोग आपको क्या कहते हैं? ज्योति, आपकी सहेलियाँ, गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं,
कैसे क्या? देखिए उसमें क्या रहता है, मेरा जो मेन रहा एक तो नौकरी के कारण, और नौकरी के बाद फिर घर परिवार, तो ध्यान उसमें ज़्यादा होने के कारण मैं गांव में नहीं जाती। लेकिन जो मिलने के लिए परिवार में जो आती है वो सीधा नाम से ही बोलेंगे, "ए, ज्योति।" तो वो जो बड़ी हुए हैं तो वही जैसे राम राम चाची, राम राम ताई, राम राम माँ, जैसे करना होता है वो बता देते हैं, चरण स्पर्श कर लिए, उनसे आशीर्वाद ले लिया, वो देख जाएंगी, दो चार अच्छी दुआएं दे जाती हैं, कर जाती हैं, तो अच्छा लगता है इस तरीके का। मैं आपको बताऊं, ये बता नहीं रहे हैं, इसके ऊपर है। देखो, प्रोग्रेसिव सोच की बात है। मेरे पिताजी ने जैसे ही हमारी शादी हुई तो मेरी सिस्टर हैं बड़ी, जो मैं बता रहा था आपको, अजीत सिंह भाटोटिया, तो मेरी सावित्री बहन है, बड़ी ताऊ जी की बेटी हैं। उन्होंने पिताजी को कहा, चाचा अब तो देखो शादी कर लाए, पढ़ी लिखी जो है ना उस पर, तो ये हम क्या करो, ये तो घूंघट थोड़ी निकालेंगे उसके। कहते बेटा घूंघट की जरूरत नहीं, मुझे तो प्यारे से ढंग से बोलती मेरी बेटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, बजाय इसके के घूंघट काटने में गालियाँ बके। उन्होंने उस दिन से कहता, बेटा तुझे ना घूंघट काटने की जरूरत नहीं होती, तू जो है ना हमारी पहली महिला हूँ जिसका घूंघट जो है ना इजाजत के साथ खुलवाया गया था। जी, चलते चलते मुझे हाँ नाम जवाब दीजिए। शाम को घर लौटते हैं, जनता जनार्दन आपके समक्ष ऐसे समझते, डीसी साहब नहीं, हम नॉर्मल व्यक्ति के पास बैठे हैं, कैसा लगता है इतने लोगों को खुला दरवाजा लगा के, रोज खुला दरवाजा, लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है मैं हूँ इस काम के लिए। और मुझे जो ये कुर्सी मिली है, चाहे ये हमारी सरकार जो है ना हमें सौंपती है, माननीय मुख्यमंत्री जी सौंपते हैं, जो इस कुर्सी पे जिस विश्वास से वो सौंपते हैं, हम उससे भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर एज HCS ऑफिसर फतेहाबाद में रहा हूँ, 2 बार रहा हूँ, और उस टाइम तो मैं IAS में भी नहीं था, तब भी मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। और वहाँ हमने ये जो सक्षम जो हरियाणा में चला था वो हमने फतेहाबाद में शुरू किया था। स्ट्रे कैटल का हमने जो है ना फतेहाबाद में, टोहाना में शुरू की थी एक नंदीशाला, पूरे हरियाणा में लागू हुई। सेव वाटर का हमने फतेहाबाद में किया, सब जगह जो है ना उस पर लागू हुआ, सरकार ने लागू किया। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैं गया था उस टाइम फतेहाबाद में जस्ट 200 के आसपास थे, और जब मैं आया था तो वहाँ 1900 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे। इतनी संख्या जो ना, डिजिटाइजेशन, और गांव के लोगों से उनकी समस्याएं, इवन हमने हिरण के लिए, मोर के लिए और कछुए के लिए अभ्यारण्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है ना वो मंजूरी लेकर के ना और वो करवा दिए थे। तो मतलब ये हमारा एक्टिविटी से भरा रहा है। और फतेहाबाद में आज भी अगर आप कहीं जाओगे कहोगे तो लोग पहचानते हैं कि जी डी साहब हमारे पास। मैं हर स्कूल में जाता था, हर जगह बच्चों से जो है ना करते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की जितनी पॉलिसी रही है, जिस टाइम में भी, शुगर मिल में था मैं 2002 में, हम नेशनल लेवल पे जो है ना उसमें थे पोजीशन में, और उसके बाद सरकार ने अधिकारी हमारे बैच के जो है ना सब आगे लगाए। और यहाँ हमने मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल शुरू किया हुआ है, एक सिंपल सा शुरू किया था, और आज इसमें पूरा जिला जो है ना जी जान से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मतलब आदमी कर सकता है। उम्मीद करते हैं आप लीड लो, आपके साथ यूथ ऐसे चलता है जैसे तो नदी उमड़ती है। नदी उमड़ती है, बहुत अच्छी बात है सर। आपका कीमती समय ले लिए दोनों का, और पूरा देश देख रहा है आपका भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, हमारे चैनल पे आए, बातचीत की, हमसे अपने जीवन के राज साझा किए। फिर कभी दोबारा मिलते हैं आपसे बातचीत में, आपके मम्मी पापा के साथ में और आपके बेटों के साथ में कभी कि फिर दोबारा करते हैं कोई इंटरव्यू। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलो, हम तो उपलब्ध हैं पब्लिक के लिए, आप लोगों ने ये मौका दिया है तो हमें दो चार बातें करने का, अदरवाइज हम अपनी सेवा में लगे रहते हैं। हमें ना कुछ ये चाहिए, हम तो ये कर्म योगी होना चाहिए, आदमी को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। आपको मौका मिला है तो कर दो, नहीं है तो आप कहाँ से कर पाएंगे, ना क्यों पब्लिसिटी होगी। तो जब लोग उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं, इस डिप्टी कमिश्नर की चेयर की तरफ देखते हैं, या किसी जो ना मेरी धर्मपत्नी मान लो प्रिंसिपल है उनकी चेयर की तरफ देखते हैं, तो ये चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में झलकनी चाहिए कि हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसके यस लायक हैं, और पब्लिक जो उम्मीद करेगी उससे बढ़ के सेवा देंगे। आप जैसे अफसर देश में हो जाए तो सोने की चिड़िया बनते देश निकलेगी भारत को। मैम बहुत बहुत थैंक यू, बड़ा धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, आपका खाने का समय था, हम यहाँ पहुँचे तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू लंबा जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ ये डॉक्टर कृष्ण अबीर बने हुए थे, खास बातचीत थी, उनकी धर्मपत्नी बनी हुई थी ज्योति अबीर, खास बातचीत में। तो क्या कभी आपने देखे हैं ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं? क्योंकि अक्सर डांट डपट, नखरा, चेहरे पे एटीट्यूड, जनता से दूरी, तो हम अक्सर ऐसी जगह जाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है हरियाणा में या हरियाणा से बाहर, अगर ऐसी कोई आपकी स्टोरी बनती है तो हम आपके लिए तैयार हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।